हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी। मैं हूं शार्दुल और आज का टॉपिक है परिकल्पना। आज हम देखेंगे कि परिकल्पना की परिभाषा क्या है, परिकल्पना की प्रकृति, परिकल्पना के स्रोत, उत्तम परिकल्पना की विशेषताएं, परिकल्पना के प्रकार, चरों की संख्या के आधार पर परिकल्पना के प्रकार, चरों की विशेष संबंध के आधार पर और विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। फिर देखेंगे परिकल्पना के कार्य। परिकल्पना शब्द परि और कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ चिंतन से है। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना है। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसमें कारणों तथा कार्य कारण संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया गया है। अर्थात अमुक समस्या का ये कारण हो सकता है, यह निश्चित करने के पश्चात उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। परिकल्पना के निर्माण के बिना ना कोई प्रयोग हो सकता है और ना कोई वैज्ञानिक विधि के अनुसंधान ही संभव है। वास्तव में परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है। अब देखते हैं परिकल्पना की परिभाषा। परिकल्पना की परिभाषा से समझने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। कलिंगर के अनुसार परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। मोले के अनुसार परिकल्पना एक धारणा एवं तर्क वाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोग, अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करना है। गुड तथा हीट के अनुसार परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। ये सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। लुनबर्ग के अनुसार परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान या काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है। मैगुइन के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्य सक्षम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिकल्पना किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया वो उत्तर है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है। यह दो या अधिक चरों के बीच किस प्रकार का संबंध है ये इंगित करता है तथा यह अनुसंधान के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार भी है। अब देखते हैं परिकल्पना की प्रकृति। किसी भी परिकल्पना की प्रकृति निम्न रूप से हो सकती है। पहला, ये परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। दूसरा, इसे शोध को सामान्य से विशिष्ट और विस्तृत से सीमित की ओर केंद्रित करना चाहिए। तीसरा, इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। चौथा, यह सत्यभाषी तथा तर्कयुक्त होना चाहिए। पांचवा, यह प्रकृति के ज्ञात नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं परिकल्पना के स्रोत। परिकल्पनाओं के मुख्य स्रोत निम्नवत हैं। पहला, समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान से प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। तीसरा है संस्कृति। संस्कृति परिकल्पना की जननी होती है। प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है। प्रत्येक संस्कृति सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में एक दूसरे से भिन्न होती है। ये भिन्नता का आधार अनेक समस्याओं को जन्म देता है और जब इन समस्याओं से संबंधित चिंतन किया जाता है तो परिकल्पनाओं का जन्म होता है। चौथा है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव भी परिकल्पना का आधार होता है किंतु जो नए अनुसंधानकर्ता होते हैं उनको इसमें कठिनाई होती है। किसी भी क्षेत्र में जितना ही अधिक संपन्न होता है उन्हें समस्या को ढूंढने और परिकल्पना बनाने में उतनी ही सरलता होती है। पांचवा होता है रचनात्मक चिंतन। ये परिकल्पना के निर्माण का बहुत बड़ा आधार है। मुनरो ने इस पे विशेष बल दिया है। उन्होंने इसके 4 पद बताए हैं। पहला तैयारी, दूसरा विकास, तीसरा प्रेरणा और चौथा परीक्षण।
अर्थात किसी विचार के आने पर उसका विकास किया, उस पर कार्य करने की प्रेरणा मिली, परिकल्पना का निर्माण और फिर परीक्षण किया। छठवां आता है अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञों से परिचर्चा एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। सातवां आता है पूर्व में हुए अनुसंधान। संबंधित क्षेत्र के पूर्व अनुसंधानों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किस प्रकार की परिकल्पना पर कार्य किया गया है। उसी आधार पर नई परिकल्पना का सृजन किया जा सकता है। अब देखेंगे कि उत्तम परिकल्पना की विशेषताएं कौन सी हैं। एक उत्तम परिकल्पना की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, परिकल्पना जांचनीय हो। एक अच्छी परिकल्पना की पहचान ये है कि उसका प्रतिपादन इस ढंग से किया जाए कि उसकी जांच करने के पश्चात ये निश्चित रूप से कहा जा सके कि परिकल्पना सही है या गलत। इसके लिए आवश्यक है कि परिकल्पना की अभिव्यक्ति विस्तृत ढंग से न करके विशिष्ट ढंग से की जाए। अतः जांचनीय परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसे विश्वास के साथ ये कहा जा सके कि वो सही है या गलत। दूसरा, परिकल्पना मितव्ययी होना चाहिए। परिकल्पना की मितव्ययता से तात्पर्य है उसके ऐसे स्वरूप से जिसकी जांच करने में समय, श्रम और धन कम से कम खर्च हो और सुविधा अधिक से अधिक प्राप्त हो। तीसरा है परिकल्पना को क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांतों तथा तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। कुछ परिकल्पना ऐसी होती हैं जिनमें शोध समस्या का उत्तर तभी मिल पाता है जब कई अन्य उपकल्पनाएं अर्थात सब हाइपोथेसिस तैयार कर ली जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें तार्किक पूर्णता तथा व्यापकता के आधार के अभाव होते हैं, जिसके कारण वे स्वयं कुछ नई समस्याओं को जन्म दे देते हैं और उनके लिए उपकल्पनाएं तथा तथार्थ पूर्व कल्पनाएं तैयार कर लिया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ऐसी अपूर्ण परिकल्पना की जगह तार्किक रूप से पूर्ण एवं व्यापक परिकल्पना का चयन करते हैं। चौथा है परिकल्पना को किसी न किसी सिद्धांत या तथ्य या अनुभव पर आधारित होना चाहिए। परिकल्पना कपोल कल्पित या केवल रोचक नहीं होनी चाहिए, अर्थात परिकल्पना ऐसी बातों पर आधारित नहीं हो जिसका कोई सैद्धांतिक आधार ही ना हो। जैसे काले रंग के लोग गोरे रंग के लोगों की अपेक्षा अधिक विनम्र होते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना आधारहीन परिकल्पना है क्योंकि ये किसी सिद्धांत या मॉडल पर आधारित नहीं है। पांचवा है परिकल्पना द्वारा अधिक से अधिक सामान्यीकरण किया जा सके। परिकल्पना का अधिक से अधिक सामान्यीकरण तभी संभव है जब परिकल्पना ना तो बहुत व्यापक हो ना ही बहुत विशिष्ट हो। किसी भी अच्छी परिकल्पना को संकीर्ण दंडवूढ़ होना चाहिए ताकि उसके द्वारा किया गया सामान्यीकरण उचित और उपयोगी हो। परिकल्पना को संप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। संप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होने का अर्थ है परिकल्पना व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ ढंग से परिभाषित हो तथा उसके अर्थ से अधिकतर लोग सहमत हों। ऐसा न हो कि परिभाषा से व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच की उपज हो तथा जिसका अर्थ सिर्फ वही समझता हो। इस प्रकार हम पाते हैं कि शोध मनोवैज्ञानिक ने शोध परिकल्पना को कुछ ऐसी कसौटियों और विशेषताओं का वर्णन किया है जिसके आधार पर एक अच्छी शोध परिकल्पना की पहचान की जा सकती है। अब देखेंगे परिकल्पना के प्रकार। मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में शोधकर्ता द्वारा बनाई गई परिकल्पनाओं के स्वरूप पर यदि ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसे कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। शोध विशेषज्ञों ने परिकल्पना का वर्गीकरण निम्न 3 आधार पर किया है, जिसमें पहला है चरों की संख्या के आधार पर। इसमें पहला आता है साधारण परिकल्पना। साधारण परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें चरों की संख्या मात्र 2 होती है और इन्हीं 2 चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ सीखना और पुरस्कार 2 चर हैं जिनके बीच एक विशेष संबंध की चर्चा की है। इस प्रकार की परिकल्पना साधारण परिकल्पना कहलाती है। इसी में दूसरा आता है जटिल परिकल्पना। जटिल परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें 2 से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे अंग्रेजी माध्यम के निम्न उपलब्धि के विद्यार्थी का व्यक्तित्व हिंदी माध्यम के उच्च उपलब्धि के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है। इस परिकल्पना में हिंदी अंग्रेजी माध्यम, निम्न उच्च उपलब्धि स्तर तथा व्यक्तित्व 3 प्रकार के चर सम्मिलित है, अतः यह एक जटिल परिकल्पना का उदाहरण है। दूसरा आता है चरों की संख्या के आधार पर चरों की विशेष संबंध के आधार पर।
मैक्यूगन ने इस कसौटी के आधार पर परिकल्पना को दो मुख्य प्रकारों में बांटा है। पहला है सार्वत्रिक या सार्वभौमिक परिकल्पना। सार्वत्रिक परिकल्पना से स्वयं स्पष्ट हो रहा ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्याप्त हो, अर्थात परिकल्पना का स्वरूप ऐसा हो जो निहित चरों के सभी तरह के मानों के बीच के संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखे। उदाहरण के लिए, पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ये एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें बताया गया संबंध अधिकांश परिस्थितियों में लागू होता है। इसी में दूसरा आता है अस्तित्वात्मक परिकल्पना। इस प्रकार की परिकल्पना यदि सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। जैसे सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है जो पुरस्कार की बजाय दंड से सीखता है। इस प्रकार की परिकल्पना अस्तित्वात्मक परिकल्पना है। तीसरा जो है वो है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना को 3 प्रकार में बांटा है, जिसमें पहला है शोध परिकल्पना। इसे कार्य रूप परिकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये परिकल्पना किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित या प्रेरित होती है। शोधकर्ता इस परिकल्पना की उद्घोषणा बहुत ही विश्वास के साथ करता है तथा उसकी अभिलाषा होती है कि उसकी परिकल्पना सही सिद्ध हो। उदाहरण के लिए करके सीखना, इससे प्राप्त अधिगम अधिक सुदृढ़ होता है और अधिक समय तक टिकता है। चूंकि इस परिकल्पना में कथन करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अतः ये एक शोध परिकल्पना है। शोध परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, दिशात्मक और अदिशात्मक। दिशात्मक परिकल्पना में किसी एक दिशा या दशा की ओर इंगित किया जाता है, जबकि अदिशात्मक परिकल्पना में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए देखें तो विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि और कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि में अंतर है। उपरोक्त परिकल्पना एक अदिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण है, क्योंकि बुद्धि में अंतर किसका कम या ज्यादा है इस ओर संकेत नहीं किया गया है। इसी परिकल्पना को अगर इस प्रकार से कहा जाए कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि कला वर्ग के छात्रों की अपेक्षा कम है, या कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि से कम है, तो ये एक दिशात्मक शोध परिकल्पना होगी, क्योंकि इसमें कम या अधिक की दिशा की ओर अंकित किया गया है। कम या अधिक एक दिशा में संकेत किया गया है। फिर आती शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध में उल्लेख करते हैं। उदाहरण स्वरूप, उपरोक्त परिकल्पना को नल परिकल्पना या शून्य परिकल्पना के रूप में निम्न रूप से लिखा जा सकता है कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है। एक अन्य उदाहरण में यदि शोध परिकल्पना यह है कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, तो इसे परिकल्पना की शून्य परिकल्पना यह होगी कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता। तो उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से शून्य अथवा नल परिकल्पना को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। फिर आती है सांख्यिकीय परिकल्पना। जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना का सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार की परिकल्पना सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है। शोध परिकल्पना या सांख्यिकीय परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का उपयोग किया जाता है। शोध परिकल्पना के लिए H1 और शून्य परिकल्पना के लिए H0 का प्रयोग किया जाता है तथा माध्य के लिए X का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि शोध परिकल्पना यह है कि समूह क बुद्धि लब्धि में समूह ख से श्रेष्ठ है, तो इसकी सांख्यिकीय परिकल्पना H1 तथा H0 के पदों के अनुसार निम्न होगी। H1 XA greater than XB तथा H0 XA equal to XB। यहाँ पर माध्य X का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि एक दूसरे से बुद्धि लब्धि की श्रेष्ठता जानने के लिए दोनों समूह के बुद्धि लब्धि का मध्यमान जानना होगा, जिसके आधार पर श्रेष्ठता की माप की जा सकेगी। इस प्रकार एक अन्य उदाहरण में यदि शोध परिकल्पना यह है कि समूह क की बुद्धि लब्धि एवं समूह ख की बुद्धि लब्धि में अंतर है, तो इसकी H1 तथा H0 ये निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। इस प्रकार विभिन्न
प्रकार से शोध परिकल्पना को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखेंगे परिकल्पना के कार्य। अनुसंधान कार्य में परिकल्पना के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है दिशा निर्देश देना। परिकल्पना अनुसंधान कर्ता को निर्देशित करती है। इससे ये ज्ञात होता है कि अनुसंधान कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं करनी है और कैसे करनी है। अतः परिकल्पना के उचित निर्माण से कार्य की स्पष्ट दिशा निश्चित हो जाती है। दूसरा है प्रमुख तथ्यों का चुनाव करना। परिकल्पना समस्या को सीमित करती है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के चुनाव में सहायता करती है। किसी भी क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने अध्ययन में उन समस्याओं में से किन पर अध्ययन करना है उसका चुनाव और सीमांकन परिकल्पना के माध्यम से ही होता है। तीसरा है पुनरावृत्ति को संभव बनाना। पुनरावृत्ति अथवा पुनः परीक्षण द्वारा अनुसंधान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन किया जाता है। परिकल्पना के अभाव में यह पुनः परीक्षण असंभव होगा, क्योंकि यह ज्ञात ही नहीं किया जा सकेगा कि किस विशेष पक्ष पर कार्य किया गया है तथा किसका नियंत्रण करके किसका अवलोकन किया गया है। चौथा आता है निष्कर्ष निकालने एवं नए सिद्धांतों के प्रतिपादन करना। परिकल्पना अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता करती है तथा जब कभी कभी मनोवैज्ञानिक को यह विश्वास के साथ पता होता है कि अमुक घटना के पीछे का कारण क्या है, तो वह किसी सिद्धांत की पृष्ठभूमि की प्रतीक्षा किए बिना परिकल्पना बना के जांच लेते हैं। परिकल्पना सत्य होने पर फिर वे अपनी पूर्व कल्पनाओं, परिभाषाओं एवं संप्रत्ययों को तार्किक तंत्र में बांधकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अतः उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम परिकल्पनाओं के क्या मुख्य कार्य हैं आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाजू में जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी न्यू